Hello, dear students. Hope you all are doing well and must be doing something productive every day. Today, we will start security analysis and portfolio management. आज हम लोग सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी क्या होती है। सिक्योरिटी किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो वैल्यू होती है, जो फाइनेंशियल वैल्यू होती है, उसको कहते हैं। यानी कि सिक्योरिटी एक ऐसा एसेट है जिसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू होती है। सिक्योरिटी ट्रेडेबल भी होती है, यानी कि हम उसको बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। सिक्योरिटी यानी कि प्रतिभूति एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी कॉरपोरेट बॉडी को ही बोरोइंग, लेंडिंग या कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स के लिए किया जाता है। सिक्योरिटी को बेसिकली हम लोग क्लासिफाई करते हैं डेट सिक्योरिटी, इक्विटी सिक्योरिटी एंड डेरिवेटिव्स में। डेट सिक्योरिटी आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव डिफाइंड टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी कि उसमें क्लियर्ड मेंशन्ड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि इंटरेस्ट रेट, प्रिंसिपल अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट या मैच्योरिटी डेट, ये सब क्लियरली मेंशन होता है। ऐसी सिक्योरिटीज़ को कहते हैं डेट सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज इक्विटी सिक्योरिटी। इक्विटी सिक्योरिटी ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी व्यक्ति के स्वामित्व को दर्शाने के वाले वित्तीय साधन होते हैं, यानी ओनरशिप को डिफाइन करते हैं। किसी कंपनी में अगर कोई पर्सन इक्विटी खरीदता है तो वो उतने परसेंट का प्रॉफिट और एसेट शेयर करता है उस पर्टिकुलर कंपनी का। इनको कहते हैं इक्विटी सिक्योरिटी। डेरिवेटिव्स कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जहां दोनों पार्टीज़ के बीच में भुगतान करने यानी कि पेमेंट करने की आवश्यकता होती है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिसके लिए पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एनालिसिस। अब सिक्योरिटी एनालिसिस होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। सिक्योरिटी यानी कि कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी फाइनेंशियल वैल्यू होती है, और प्रतिभूति विश्लेषण इसलिए ज़रूरी है कि हमें रिस्क से बचने के लिए और रिटर्न कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है, इसलिए सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं। द एनालिसिस ऑफ वेरियस ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इज कॉल्ड सिक्योरिटी एनालिसिस। जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं वो किसी भी एसेट की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं पोर्टफोलियो में। इसी मेथड को कहते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस। ये मेथड्स हमें हेल्प करते हैं वेरियस एसेट्स को समझने में कि उनके साथ मार्केट फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है या उनकी ट्रेडेबल वैल्यू क्या है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कोप इज़ कि इन्वेस्टमेंट के स्कोप क्या क्या हो सकते हैं। सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, जो भी हमारा मूलधन है उसकी सेफ्टी होगी। लिक्विडिटी एंड कोलैटरल वैल्यू, जो जब हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर सपोज़ हमने 50 लाख इन्वेस्ट किया है तो उसको हम कभी भी वैल्यू उसकी ले सकते हैं। लेकिन अगर वही 50 लाख अगर हमने कोई लैंड खरीदने में रखा है तो वो इतनी आसानी से लिक्विफाई नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। एक इनकम की स्टेबिलिटी रहती है इन्वेस्टमेंट करने से। फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, वो थोड़े थोड़े उस पर रिटर्न मिल रहा है, तो वो हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है जब हमारा मूलधन जिसमें हमें रिटर्न मिलता है तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ने लगती है। एडिक्वेसी ऑफ इनकम टैक्स आफ्टर टैक्स, जो भी हमारी इनकम होती है उसके बाद हमें टैक्स पे करना पड़ता है, तो इन्वेस्टमेंट में हमें हेल्प मिलती है टैक्स के छूट से। कैपिटल जो हमारा होता है उसमें ग्रोथ मिलती है। लीगैलिटी होती है इन्वेस्टमेंट करना एक लीगल काम है। पॉसिबल एप्रिसिएशन, जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं, जो अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज़ होता है, यानी कि एप्रिसिएशन होता है। टेंजिबिलिटी एंड कंसीवेबिलिटी, कुछ ना कुछ उसमें ऐड होता है, यानी कि जो अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ हमको बढ़ोतरी हो रही है। इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन में डिफरेंस ये है,
इन्वेस्टमेंट जिसके स्कोप अभी हमने समझे, और स्पेकुलेशन यानी कि सट्टा लगाना। दोनों में डिफरेंस ये है कि इन्वेस्टमेंट अभी हमने समझा कि एक लीगल मेथड है, और स्पेकुलेशन यानी कि सट्टा लगाना। तो टाइम हॉरिजन का सबसे पहला डिफरेंस जो इन्वेस्टमेंट में होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि 12 महीने से कम ज़्यादा ही हो। और स्पेकुलेशन शॉर्ट टर्म, आज लगाया कल चाहिए, आज लगाया आज ही मिल गया या 1 साल के अंदर मिल गया, वो सब है सट्टेबाजी। रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट में लिमिटेड। लिमिटेड इसलिए होता है क्योंकि अभी हमने समझा कि हम इसमें रिटर्न और रिस्क दोनों ही कैलकुलेट करते हैं। आगे के पार्ट्स में हम ये भी समझेंगे कि रिटर्न्स या रिस्क को कैसे कैलकुलेट किया जाए, रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाए, रिटर्न को कैसे, मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेकुलेशन में ऑब्वियसली रिस्क जो है वो हाई हो जाता है। हाई इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर हमारे पास कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं होता है और कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। सोर्स ऑफ इनकम, जो सोर्स है इन्वेस्टमेंट का वो है अर्निंग होती है किसी एंटरप्राइज की, उसके बेसिस पे हमको रिटर्न मिलता है। और स्पेकुलेशन क्या होता है, मार्केट में जो भी चेंजेस होते हैं, चाहे मार्केट बढ़ रहा है उतर रहा है, उसके चेंजेस के बेसिस पे रिटर्न मिलता है। तभी यहाँ पे हाई रिस्क होता है क्योंकि मार्केट की ये संभावना कि मार्केट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये एक दिन में या 2 दिन में कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, यहाँ पे स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क होता है और रिटर्न भी कैलकुलेटेड होता है। स्पेकुलेशन में अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन इसलिए कि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन या कोई मेथड यूज़ नहीं किया जाता, जस्ट एक तुक्केबाजी है। फंड्स का यूज़ कहाँ होता है, ओन फंड्स, जो भी कॉरपोरेट्स होती हैं वो अपने बोरोइंग से और कंट्रीब्यूशन से फंड्स को कहीं इन्वेस्ट करती हैं विद द हेल्प ऑफ फंड मैनेजर। यहाँ पे अपने फंड्स होते हैं या बोरोड फंड्स हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यहाँ पे क्रेडिटर का कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि जो कंपनीज होती हैं वो पेमेंट करने के लिए हमेशा लायबल रहती हैं रिटर्न के फॉर्म में, या और ओनरशिप यहाँ पे खुद ही की होती है कॉन्ट्रैक्ट में। द साइकोलॉजिकल एटीट्यूड क्या होता है, जो इन्वेस्ट कर रहा है या स्पेकुलेट कर रहा है, इन्वेस्टर हमेशा ही कॉन्शियस और कंजर्वेटिव होता है, यानी कि सावधान होता है और सोच समझ के इन्वेस्ट करता है। लेकिन जो स्पेकुलेटर होता है वो एग्रेसिव होता है और डेयरिंग होता है, यानी कि कुछ भी कर सकता है, उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। ये डिफरेंस है स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़। क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं जहाँ जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपॉजिट्स कर सकते हैं, पोस्टल स्कीम्स, इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट। सिक्योरिटीज़ जिनके बारे में अभी हमने थोड़ी सा डिस्कशन किया भी है, यानी कि स्टॉक्स, बॉन्ड सिक्योरिटीज़, जी सिक्योरिटीज़ यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स। डिपॉजिट्स कैसे हो सकते हैं, बैंक के डिपॉजिट्स हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के भी डिपॉजिट्स हो सकते हैं। पोस्टल स्कीम्स, मंथली इनकम स्कीम्स, नेशनल सेविंग स्कीम्स, विकास पत्र, पीपीएफ। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ एंड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, प्रीशियस मेटल्स में, आर्ट्स में, एंटीक्स में। दीज आर सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़। क्लासिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। अभी हमने जब सिक्योरिटी एनालिसिस समझा था, यानी कि सिक्योरिटी एनालिसिस जहाँ पे हम रिस्क और रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं, तो इनके क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर हैं कि हम किस तरह से इसका रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। जो पहला है फंडामेंटल एनालिसिस, देन टेक्निकल एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, जो बेसिकली बिजनेस फैक्टर्स होते हैं उनके बेसिस पर एनालाइज करना, यानी उनके बेसिस पे विश्लेषण करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, करंट इंटरेस्ट रेट्स हो गए, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट या फाइनेंशियल मार्केट, इनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, इनको कैलकुलेट करना, समझना, इस एनालिसिस को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स होते हैं ये प्राइस के ट्रेंड्स को फोरकास्ट करते हैं, यानी कि जो भी पिछला प्राइस ट्रेंड होता है उसको, और जो भी अवेलेबल मार्केट डेटा होता है उनको एनालाइज करके सिक्योरिटीज़ की वैल्यू निकालते हैं, इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस।
देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा होता है, कोई भी क्वांटिटेटिव डेटा, उससे जो भी एनालिसिस करते हैं उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब ऑलमोस्ट फंडामेंटल एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस सेम सा लग रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस जो किया जाता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे, कॉम्पिटिटर के मार्केट के बेसिस पे, मार्केट डेटा के बेसिस पे किया जाता है। लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो प्राइस ट्रेंड्स पर किया जाता है। तो जो प्राइस ट्रेंड्स होते हैं सिक्योरिटी के, यानी कि कितना प्राइस चेंजेस हो रहा है, उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तब हम फाइंड आउट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि 4 पार्ट्स बने हैं, कैश, बॉन्ड्स, गोल्ड, स्टॉक। ये सब किसी भी इन्वेस्टर का अलग अलग हो सकता है। किसी का बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, किसी का स्टॉक में कम होगा, किसी का गोल्ड में ज़्यादा होगा, किसी का स्टॉक में ज़्यादा हो सकता है, किसी का बॉन्ड में कम होगा, गोल्ड में ज़्यादा होगा। इस तरह से ये वेरी कर सकता है। यानी कि एक ही प्लेट में कौन सी चीज़ कितनी लेनी है, इस मैनेजमेंट को कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। वेरियस सिक्योरिटीज़ जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्रिएट करती हैं वो होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जहाँ पे हम बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान सिलेक्ट करते हैं और हमें मैक्सिमम रिटर्न और मिनिमम रिस्क की गारंटी मिलती है, सॉर्ट ऑफ गारंटी कह सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ फंड मैनेजर्स या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जनरली पोर्टफोलियो मैनेजर से किया जाता है, जो हम क्लाइंट की इन रिक्वायरमेंट को समझते हुए करते हैं कि कौन कितना रिस्क अंडरटेक कर सकता है, किसकी कितनी फाइनेंशियल नीड्स हैं, कितने टर्म में उसको, कितने टाइम ड्यूरेशन पे उसको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विद मैक्सिमम रिटर्न टू सिक्योर फ्यूचर। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अभी ये जो हम लोगों ने प्लेट सिस्टम समझा था, इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का? पहला, कैपिटल ग्रोथ। ऑब्वियसली जब हमें कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा कैपिटल ग्रो करेगा। मार्केटेबिलिटी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो भी अपने फंडामेंटल, टेक्निकल या क्वांटिटेटिव एनालिसिस से एनालाइज करके किसी भी इन्वेस्टमेंट की मार्केटेबिलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। लिक्विडिटी, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो सिक्योरिटीज़ क्वाइट लिक्विड होते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी ऐसे होती है कि हमारा रिस्क और रिटर्न कैलकुलेटेड होता है विद वेरियस मेथड्स, तो रिटर्न्स जो हैं वो कैलकुलेटेड होते हैं, इसलिए कंसिस्टेंट होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है, जैसे हम लोगों ने इस पिक्चर में अभी देखा था कि कैश है, बॉन्ड है, गोल्ड है, स्टॉक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस बहुत सारे चीज़ों को ही डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। और ये इसलिए होता है ताकि कहीं का रिस्क, कहीं का रिटर्न मैच कर जाए और कैलकुलेट हो जाए, ओवरऑल रिटर्न इंक्रीज़ हो जाए। ये सारे रेफरेंसेस के थ्रू मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं, आप लोग भी इन वेबसाइट